मंदी का असर दूसरे राज्यों में भले रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिल्कुल मंदी का असर नहीं रहा। जो पैसा किसानों के खाते में गया है वो बाजार में आया है। बड़े उद्योगपतियों को यदि पैसा देंगे तो बाजार में नहीं आता। आप 14.5 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपति को माफ कर दिया भारत सरकार ने। हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में क्या उसका असर पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने माफ किया किसानों का, उसका असर छत्तीसगढ़ के व्यापार व्यवसाय में पड़ा, उसके जीवन में पड़ा है। ये दोनों अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर है। किसानों का कर्जा मतलब संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए, ना कि प्राइवेट बैंक का कर्जा नहीं माफ होगा। जो पूर्व 2018 की घोषणा के अनुसार किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ, उसी प्रकार भी इस समय छलावा या धोखा किसानों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान हित में जो बात करेगा वही छत्तीसगढ़ पे राज करेगा। और हम इस निर्णय को अगर मुख्यमंत्री जी बहुत पारदर्शिता के साथ लाते हैं तो निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य निर्णय है, हम उसका स्वागत करते हैं। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है, इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है कर्ज माफी का ब्रह्मास्त्र। जी हां, ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि चुनाव शुरू है, सामने चुनाव है और साधना किसानों को है, तो कांग्रेस ने निकाला है अपना ब्रह्मास्त्र। घोषणा पत्र में अभी देरी है, लेकिन मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि घोषणा पत्र में कांग्रेस के होने क्या वाला है। तो घोषणा पत्र के पहले ही जो प्रमुख बातें हैं उन्हें लोगों के बीच पहुंचाने की जो रणनीति 2018 में कांग्रेस की थी, उसी रणनीति के तहत पहले से घोषित कर दिया जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव में करेगी क्या, किस आधार पर चुनाव में वोट मांगेगी। उसी में से एक बड़ा अस्त्र आज निकलकर सामने आया है कि कांग्रेस इस बार भी किसानों का कर्ज माफ करेगी। जब किसानों का कर्ज माफ होगा तो किसानों के बड़े वोट बैंक पर नजर है कांग्रेस की, ये बात पता चलती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्थशास्त्री डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा जल्द से शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने बताया कि कांग्रेस का ये बड़ा दांव है, तो ये दांव कितना सफल होगा ये बताएंगे चंद्रशेखर शुक्ला जी। चंद्रशेखर जी, 2018 में भी कर्ज माफी की, आप पूरे 5 साल ये दावा करते रहे कि किसानों को आपने मजबूत किया है, तो फिर कर्ज माफी की क्यों जरूरत आन पड़ी, क्यों कर रहे हैं आप लोग कर्ज माफी? देखिए मोहन जी, कांग्रेस शुरू से किसान हितैषी है और इस देश में किसानों के लिए यदि किसी ने कुछ किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे वो प्रथम हरित क्रांति हो, द्वितीय हरित क्रांति हो या ऑपरेशन फ्लड हो। जब रमन सिंह के शासनकाल में किसान कर्ज से डूब गए थे, पीड़ित थे, प्रताड़ित थे और उनको आत्महत्या तक करने न हो, क्योंकि एनसीईआरटी का आंकड़ा देखिए, उस दौर में प्रतिदिन 1-2 किसान आत्महत्या करते थे। 14,000 से ज्यादा किसानों ने 2010 से लेकर 2018 के बीच आत्महत्या की थी। हमारे सामने उसी समय 2 बार दुकाल पड़ा था, एक बार पनिया दुकाल, एक बार सूखा दुकाल, और लगभग किसान पीड़ित थे, उनको परेशानी थी और कर्ज में डूब गए थे। रमन सिंह जी ने, मुझे दौर याद है, उस समय में किसान कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था, कर्ज की मियाद माफ करने के बजाय 1 वर्ष बढ़ा दी थी कि उसको बढ़ा दिया जाए, आप इस साल नहीं तो अगले साल पटा लेना, लेकिन वो कोई विकल्प नहीं था। विकल्प हमने दिया, हमने किसानों का अल्पकालीन ऋण, हमारे घोषणा पत्र में भी स्पष्ट था। दीर्घकालीन और मध्यमकालीन जिस बात को अभी अजय चंद्राकर जी कह रहे थे, वो लोगों को डरे हुए हैं अजय चंद्राकर जी, और डर के मारे अपनी भावना को छुपा नहीं पा रहे हैं। हमने तब भी अल्पकालीन ही कहा था, अब भी अल्पकालीन। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार के हाथ में अधिकतम जो होता है वो ग्रामीण बैंक होता है या जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक होता है, तो हम बातें भी इन्हीं की करते हैं। दीर्घकालीन और मध्यमकालीन की बातें भी नहीं करते। इस बार भी हमने किया है, अभी खुलासा नहीं हुआ है कि एक्चुअल में इसका प्रारूप क्या होगा।
लेकिन इससे किसानों को एक नई ताकत मिलेगी। और जैसा माननीय भूपेश बघेल जी कह रहे थे, 14 लाख करोड़ का कर्ज तो आपने लिंगर ऑन करके खाते बट्टेदार के उद्योगपति किया, भगोड़ों का किया, जो आपके यार थे, जो आपको पैसा देके भाग गए थे, उनका माफ किया। तो अब किसान को यदि कोई फायदा होता है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है? ठीक है, चलिए, पेट में दर्द क्यों हो रहा है बीजेपी के, ये तो सरकार की घोषणा है और पहले भी इसे इम्प्लीमेंट करके कांग्रेस ने दिखाया है। रविंद्र जी, पेट में दर्द किसी के नहीं हो रहा है, कांग्रेस के सर में दर्द हो रहा है, ये समझ में आने लगा है। क्योंकि देखो ये झूठ कितना बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ। देखो, इन्होंने कहा कि 16 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया। जब सरकार में नहीं थी ना यही भूपेश बघेल की सरकार, तो बोलती थी छत्तीसगढ़ में 35 से 40 लाख किसान है। अरे जब 35 से 40 लाख किसान विपक्ष में थे तो 16 लाख कैसे हो गए भूपेश बघेल जी के समय? कहाँ गए 20 लाख किसान जिनके कर्ज आपने माफ नहीं किया? वही झूठा वादा कि आपने अल्पकालिक किसानों का तो कर दिया, लेकिन न एक्सिस बैंक का किया, न प्राइवेट बैंक का किया, न दीर्घकालिक का किया, न मध्यम कालिक का किया। झुनझुना पकड़ाना आपकी आदत है और लोकतंत्र का महोत्सव जारी हो चुका है। फिर भूपेश बघेल एक मदारी की तरह आ गए हैं, डमरू बजा रहे हैं, फिर किसानों को बरगलाने का प्रयास करो। ये सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता ने देख लिया है आपके असली चेहरे को। आपने 2 साल में किसानों का बोनस नहीं दिया, किसान हितैषी को सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। आपका प्रश्न था भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने वो माइलस्टोन स्थापित किया था कि 14% में किसान कर्जा लेने के लिए घूमते रहते थे। 14% में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 0% ब्याज में दिया। जब उनको 14% में ऋण मिलता था ना तो फसल बो नहीं पाते थे। 0% में दिए हैं, इसलिए किसान आज उन्नत और खुशहाल है। आज की झूठी बातों को हमने देख चुका है और किसान भी जान गए होना जाना कुछ नहीं। और डरे हुए कौन है बताओ? चंद्रशेखर शुक्ला जी, भूपेश बघेल जी डरे हुए हैं। और इतना डर अब है कि अभी से घोषणा कर दिए। आपकी घोषणा पत्र समिति की रिपोर्ट नहीं आई है और वो तानाशाही जैसे कहीं से भी घोषणा कर दिया। क्या भूपेश बघेल जी घोषणा पत्र समिति से ऊपर हो गए? बताइए आप। यदि है तो इसको घोषणा पत्र में डालिएगा। और भूपेश बघेल जी यदि घोषणा कर रहे हैं तो आपके यहाँ लोकतंत्र भी नहीं है और तानाशाही चलता है जैसे भूपेश बघेल जी ने चलाया, वो दिख रहा है। सिल लेते, ठीक है, बोलिए चंद्रशेखर जी, क्या ये घोषणा पत्र में रहेगा कि नहीं रहेगा? निश्चित तौर पर क्यों नहीं रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे पार्टी है, जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनकी कही बातें क्यों नहीं रहेंगी? ये तो हमारा विजन है, ये जो एक उन्होंने आज कह दिया, लेकिन ये तो निश्चित तौर पर घोषणा पत्र में रहेगा। ये रविंद्र भाई को इस बात की कल्पना नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, आप किस बात की मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं? एक्सिस बैंक, निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, अरे इनका कर्जा तो भगोड़ों का आपने माफ किया है, पीएनबी का, स्टेट बैंक का। आपने कभी किसानों का कर्ज माफ कर? आपने किसानों को फसल बीमा के नाम पे पैसा लूटा। आज फसल बीमा का पैसा नहीं दे पाते हैं, किस मुंह से बात करने निकले हैं आप? आज किसान प्रताड़ित है, 14,000 किसान इसलिए मरे क्योंकि आप फसल बीमा का पैसा नहीं दे पाए। उनका कर्ज माफ करके उस परिवार को मरहम लगा के उबारने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, भूपेश बघेल ने किया है। ये काम आप क्यों नहीं कर पाए थे? ठीक है, दावे अपने अपने हैं, लेकिन अर्थशास्त्री के नजर से क्या इस तरीके के दावों का हमारे प्रदेश पे, हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है? अजय चंद्राकर जी अच्छे से बताएंगे। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, सुना आपने कांग्रेस फिर से वही करने जा रही है, कर्ज माफी को लेकर तरह तरह की बातें आती है कि इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। आपका क्या कहना है? देखिए मोहन जी, सबसे पहले मैं भाई चंद्रशेखर शुक्ला जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आंकड़ा को करेक्ट कर दूं। वो 14 लाख हजार नहीं है, अभी सूचना मिली है वो 25 लाख हजार है। 25 लाख। ये मैं लेटेस्ट जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये केंद्र सरकार की जवाबदेही है इसमें। ठीक है। अब प्रश्न यह कोरोना है, के समय का था, कहा जाता है कोरोना में अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, तो भगोड़ों को क्यों माफ किया? ठीक, मैं आ रहा हूं उसमें। ये 14 लाख अब नहीं रह गया है, वो 25 लाख हजार करोड़ है। ठीक है, जो राइट अप किया गया। अब प्रश्न यह है कि कर्जा माफी में आए उसके पहले एक बात के ऊपर गौर करना, बदली हुई परिस्थिति में मैं मानता हूं कि चलो कर्ज माफी की आज घोषणा हुई है, लेकिन पिछले समय अल्पकालीन ऋण के ऊपर और उसमें देखिएगा जिस तरह से अब ये देखना है कि सत्र को लेंगे क्या है, इनका जो स्पष्टीकरण आएगा उस आज तो सिर्फ घोषणा की बात है। अगर 7,500 करोड़ रुपया लगता है
अगर 5 साल में तो वो पिछले समय जैसा ये मैनेज किए वो अलग बात थी, लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति है, सरकार के सामने चुनौती आएगी। वो चुनौती यह है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक स्थिति पहुंच रही है वो 70 के दशक में हम थे वहां पहुंच रही। 70 और 23 की बात हो रही, जितने इंटरनेशनल जो आर्टिकल आ रहे हैं उसमें, क्योंकि उस समय 70 के दशक में जो आर्थिक परिस्थितियां थी, एक तरफ रशिया और यूक्रेन, तो दूसरे तरफ जो इजराइल या फिर कह सकते हैं फिलिस्तीनियों का हो रहा है, ये चुनौती रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो पृष्ठभूमि मिला था उस समय 8% ग्रोथ था, उसके बाद 18-19 के बाद जो ग्रोथ है 5.7%। ठीक है। कर्ज समस्त राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का बढ़ रही है। राज्य सरकार का ही जैसे 19 में हम ले लें छत्तीसगढ़ में तो 68,982 करोड़ था, पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो बढ़ के हो गया था 1,18,166 करोड़, बहुत ज्यादा है जी, 71% की वृद्धि थी। लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य से कंपेयर करते हैं मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में 19 में था 1,95,178 करोड़, लेकिन पिछला जो फाइनेंशियल ईयर निकला जिसमें उसमें हुआ था 3,78 करोड़ 670, 94% की वृद्धि जी। तो यह है वास्तविकता और घोषणाएं हो रही। सरकार अपना वित्तीय संतुलन बना के रखती है, अर्थव्यवस्था में वो किसानों को देना चाहती है, लेकिन यह भी याद रखना है कि समस्त सेक्टरों के ऊपर काम करना है। आप देखिएगा महंगाई की बात है, चलो किसानों का फिर ऋण माफ हो रही, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन दूसरे तरफ आप देखिए उनके पक्ष में आप कह सकते हो कि उनके फर्टिलाइजर में वृद्धि हो गई, कास्टिंग में वृद्धि हो गई, या अभी केंद्र सरकार एमएसपी घोषणा की है 6 फसलों के ऊपर वो 2 से 7% एवरेज बैठ रहा है, इसके मद्देनजर यह सरकार ऐसा कर रही है तो आपत्ति नहीं है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि यहाँ पर अभी जो मूल्य निर्धारण कमेटी है वो भारत सरकार को एक रिकमेंड भेजी है, रिकमेंडेशन है उनका, उस आयोग का। मोहन जी, बहुत मार्केबल बात है, उनका यह रिकमेंडेशन है कि एफसीआई में जो माल रखते हैं, गुड्स रखते हैं, उसके रखरखाव में 40% खर्चा होता है। ठीक है, ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, चलिए। इन कारणों से देखा जाए मोहन जी तो यह तो आज घोषणा किए हैं, अब बीजेपी भी इसके इस विषय को लेकर के किस तरह से अपने घोषणा पत्र में इसका काउंटर करती है, उसके बाद यह बहस विस्तार से बढ़ते जाएगी। कुल मिलाकर चंद्रशेखर जी सब सेक्टर में ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन आप लोग केवल किसानों को ध्यान दे रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है जी। निश्चित तौर पे अभी आपने भूपेश भैया का बाइट सुना, उन्होंने कहा कि किसानों को जब कर्ज माफ होता है, किसानों के हाथ में जब पैसा आता है तो पैसा पूरे मार्केट में फ्लोट होता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में कोरोना काल हो चाहे मंदी काल हो, छत्तीसगढ़ के व्यवसाय व्यापार में कमी नहीं, सर्वाधिक ट्रैक्टर बिके, सर्वाधिक कारें बिकी, सर्वाधिक मोटरसाइकिल बिके, यहाँ के दुकान और मकान भी ला रहा है। जो लोगों के पास पैसा है तो लोगों ने पुराने छानी वाले घर को तोड़ के लेंटर ढलवाया, सीमेंट बिका, छड़ बिका, रॉड बिका, यहाँ तक कि आभूषणों की बिक्री में भी वृद्धि हुई। तो निश्चित तौर पे जब गांव में पैसा आता है, किसान के पास पैसा आता है, तो पैसा पूरे मार्केट में फ्लोट होता है। ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, और ये छत्तीसगढ़ की खुशहाली का राज है। भगोड़ों का कर्ज माफ करने से क्या फायदा होता है? ठीक है, भगोड़ों कर्ज माफ करने से कोई फायदा नहीं हुआ। रविंद्र भाई गिना दे भी फायदा मुझे। अगर आप लोग ऐसे लोगों का कर्ज माफ करते हैं जो कि बाहर भाग जाते हैं, उसका क्या फायदा? किसानों का कर्ज माफ होगा, किसानों का पैसा घूमकर बाजार में आएगा, ये तर्क दे रही है कांग्रेस, इसमें दम भी दिख रहा है। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? कांग्रेस का तर्क जो होता है, तर्क थोड़ी होता है, कुतर्क होता है, वो अपने पक्ष में कुछ भी आप अपने पक्ष में तर्क दीजिए, आप तर्क दे दे, क्या इनके कार्यकाल में नहीं भागे। और सुन लीजिए, किसानों को कैसे पैसा बाजार में आता है मैं बताता हूँ, और कैसे बाजार से लूटते वो भी बताता हूँ। ये कितना पैसा दिए, 9,500 करोड़ का कर्जा माफ किए, 85,000 करोड़ का भूपेश बघेल गवर्नमेंट ने कर्जा लिया, 10,000 करोड़ रुपए बांटे होंगे, बाकी पैसे कहाँ गए? इनके शराब ठेके में चले गए, शराब के घोटाले में चले गए, पीटीएस के घोटाले में चले गए, उनमें चले गए। अरे ये तो एक तरीके से क्या किया मैं बताता हूँ। बिल्ली खम्मा नोचे है रविंद्र भाई, किसानी बिल्ली खम्मा नोचे है, थोड़ा साहब है, अब की बार 75 पार है। जब आप लोग बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, थोड़ा साहब 75 पार है। जरा सुनिए ना,
चलो सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। आप लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। मैंने आपके कुतर्कों को सुन लिया, देश बेच दिया, जमीन बेच दिया, धरा बेच दिया, कुछ भी नहीं बचा, ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो नहीं बेचा होगा, सब तो बेच दिया। अब और क्या बचा है बेचने को? नारदा को तो बेचने चले आए थे, बनाए खड़ा किया है, यदि यही चिल्ला चिल्लाना तो डिबेट मत करिए आप। मैं नहीं बोलूंगा आपके समय, आपके समय मैंने बोला ही नहीं है। चलिए पैसे हम लोग कैसे बर्बाद, ठीक है, ठीक है, मान्य परंपरा है, सुन लेते हैं। चलिए रविंद्र जी विचलित नहीं होइए, ये तो विपक्ष, ये तो विरोधियों का काम है। सत्ता पक्ष है लेकिन बीजेपी के विरोध में, बीजेपी के विरोध में बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में पूरे भारत में सेकंड लास्ट नंबर है। आप लोग बात करेंगे मार्केट। चलिए तर्क रखिए ना, कर्ज माफी का क्या कोई काट है? कर्ज माफी कांग्रेस कर रही है तो क्या ये गलत है? इस पर बताइए रविंद्र जी। एक बार फिर से प्रश्न बताएंगे। ये कर्ज माफी का फैसला कांग्रेस ने किया है, क्या ये उचित नहीं है? बीजेपी इसको किस ढंग से लेती है? बीजेपी क्या इसके विपक्ष में है, इसके विरोध में है? देखिए, बस 5 जी बोलिए। ठीक है, चलिए यार, जब तक अजय चंद्राकर जी का पक्ष ले लेते हैं, उसके बाद इनको जाना भी है चंद्राकर जी को। डिबेट में रहूंगा तभी फोन आते हैं। जी चलिए यार रविंद्र जी, चलिए जुड़ गए हैं आप, बोलिए। जी कर्ज माफी का हम कभी विरोध नहीं करते। हम इनके नियत का विरोध करते हैं, इनकी नीति का विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि कर्ज माफी संपूर्ण होना चाहिए, ना अल्पकालीन, ना मध्यकालीन, न दीर्घकालीन, न किसी बैंक विशेष का। ये झूठ बोलते हैं, वैसे ही झूठ बोलते हैं जैसे इन्होंने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे और 2 महीने का भत्ता दिए। अरे करना है सॉरी का करिए। सबसे बड़ी बात है चंद्रशेखर जी, नहीं थोड़ा सा वायरल मुझे इससे थोड़ी परेशानी। सबसे बड़ी बात है हम इनके नियत का विरोध करते हैं, हम नीति का विरोध नहीं करेंगे कि किसानों का कर्ज माफी हो। हम उसका स्वागत ही करते हैं, लेकिन इनकी नीति ठीक नहीं है, इनकी नियत ठीक नहीं है। नियत ठीक नहीं है। एक बार मौका इनको दे देता हूं, फिर ये इनको जाना भी रहेगा। चंद्रशेखर शुक्ला जी, नियत पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये फैसला आप लोगों को इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरकार आने में थोड़ी सी रुकावट दिख रही है, शायद इसीलिए पैसे का रास्ता अपनाया और कर्ज माफी आप लोग कर रहे हैं। कितना सही है इस तर्क में, कितना दम लग रहा है? जुमलेबाजी और उसका अनाज बांटने के लिए प्रसिद्ध और दुनिया भर के झूठी घोषणा के लिए प्रसिद्ध लोगों के मुंह से ऐसा बोलना, बातें अच्छी नहीं लगती। सुपा बोले तो बोले, छलनी बोले जिसमें छेद ही छेद। नियत की बात ये करते हैं, बेईमानी इनके द्वारा की गई घोषणाएं तो ये पूरी किए नहीं। 2 साल का बोनस तक तो आज तक बचा है। किसानों को जो बोले थे कि 1 क्विंटल धान देंगे कंप्लीट करने पर, बीज देंगे, वो दिया नहीं है। फर्टिलाइजर दिया नहीं है। ये तो ये रमन सिंह मोदी जी झूठ बोल के चले गए कई बार। गोदामों को दुगना कर दूंगा, किसान किया है दुगना कर दूंगा, 2022 आते तक स्वामीनाथन लागू कर दूंगा। आपने क्यों नहीं किया? 2 साल का बोनस करते हैं, आप बताइए। आपके घोषणा पत्र में था, पढ़ लीजिए घोषणा पत्र। 2 साल का बोनस देंगे और झूठ बोलते हैं आप। बोले तो बोले, छलनी हमने नहीं किया था, सरकार से बाहर। एक बार अब मैं भेज दूंगा, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आपके घोषणा पत्र पढ़ लीजिएगा, बेईमानियों से भरा है आपका घोषणा पत्र। पिछला केंद्र का हो चाहे भाजपा के राज्य का हो। आपने कहा था, आपके घोषणा पत्र में था 2 साल का बोनस। कहाँ गया वो 2 साल का बोनस? बोल नहीं पा रहे रविंद्र भाई। आपके घोषणा रविंद्र भाई आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपका दम भर गया है। हार और बौखलाहट आपको पीड़ित कर रही है। इसको कोई भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, भरोसा नहीं करेगा। चंद्रशेखर जी इसका जवाब दे दीजिए। बोल रहे हैं कुछ अधूरे हैं वादे, जिसमें 2 साल का घोषणा बोनस उनका यानी उस सरकार का भी आप लोग देने वाले थे, क्या ये है? क्या नहीं, वो हमने कहा ना कि माननीय मोदी जी ने बोनस पर प्रतिबंध लगा रखा है, वो हटा दे, हम आज दे दे। झूठ और नियत में खोट तो इनके है मन में, ये दूसरे से क्या बराबरी करने निकले हैं? ये झूठे हैं। किसानों से इन्होंने धोखा दिया है। 2022 में किसानों की आय दुगनी, स्वामीनाथन, ना जाने कितने अनेक प्रकार के झूठ बोले। ये किस मुंह से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं मुझे समझ। मैं तो ये पूछता रोहित भाई, आप किसान हो कि नहीं हो? धान बेचते हो कि नहीं बेचते हो? आपको किसानों से प्रेम है कि नहीं? जो इस प्रकार से झूठी पार्टी का, बहुत झूठी पार्टी बीजेपी, बहुत झूठी पार्टी का पक्ष रखने चले आते हो। ठीक है, ये चर्चा जारी रहेगी। अभी चंद्रशेखर जी को हम विदा करेंगे, उसके बाद टिप्पणी हम ले लेते हैं अजय चंद्राकर जी की। अजय चंद्राकर जी, हम ये पूरी डिबेट में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई इसका असर क्या होगा। घोषणा करना आसान है, इम्प्लीमेंट करना भी चलो पिछली बार हमने देख लिया आसान है, लेकिन इसका इफेक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे प्रदेश पर क्या होने जा रहा है?
बिल्कुल मोहन जी, रविंद्र जी भी क्लियर कर दिए कि हम कर्ज माफी के विरोधी नहीं। अब प्रश्न यह है कि देखिए, महंगाई की बात आती है तो प्राय या कहा जाता है कि खाद्य सामग्री की महंगाई के कारण महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसी को अगर आप स्वास्थ्य और एजुकेशन के महंगाई का आंकड़ा ले लो, वो जिस पैमाने पर बढ़ रही है उस पैमाने पर खाद्य सामग्री खासतौर से चावल और गेहूं का नहीं बढ़ रहा है। रही बात कर्ज माफी के बाद अगर पैसा मिलता है, अब मिलेगा तो आज टाइम में जैसा मिला अल्पकालीन ऋण माफी के मसले के ऊपर, तो यकीनन छत्तीसगढ़ में राउंड फिगर 70% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ का हम कह सकते हैं कि यहाँ के जीडीपी में 48% योगदान है। अब दूसरी बात आती है पैसा मिलना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और साथ ही साथ 20 क्विंटल। वर्ल्ड में जिस तरह से खाद्य सामग्री की कमी हो रही, चाहे गेहूं का हो चाहे चावल का, हम अब अपना मार्केट भी खो रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट। तो उस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ की सरकार, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस, वो इस तरह का निर्णय लेती है तो उसकी प्रशंसा हो। इससे क्या होता है मोहन जी, कृषि का क्षेत्र 96%, पशुपालन का क्षेत्र 95%, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र, रियल एस्टेट का क्षेत्र, गोडाउन का क्षेत्र, होटल व्यवसाय का क्षेत्र, साथ ही साथ डिफेंस का क्षेत्र जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में है। और चंद्रशेखर जी जिस तरह से कह रहे थे, ऑटोमोबाइल, या फिर कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा ये जो रियल एस्टेट से संबंधित जो जितने भी ब्रांच हैं, और साथ ही साथ कमोडिटी का मतलब यहाँ पर सोना चांदी से, तो ये सब मार्केट बूम होता है। लेकिन दूसरी बात आती है कि सरकार को 10,000 करोड़ रुपया मान लो इसमें लगता है औसत, तो उसका वो रिसोर्स कैसे लाएंगे, क्योंकि विषम परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय लेवल से लेकर के यहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक बन रही है का। और दूसरी बात यह है, यह तो ऋण माफी है, इसके अलावा घोषणा पत्र में और क्या क्या आता है, तो यहाँ पर भविष्य में आर्थिक क्षेत्र में कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होगी। लेकिन अपने रिसोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन टैक्स अगर लगाएंगे तो शायद अन्य वर्ग 37% और 30% है, उनके बारे में भी कुछ संवेदनशीलता की अपेक्षा रखेगी नई सरकार जो बनेगी उससे आम नागरिक। ठीक है, तो संवेदनशीलता की दरकार है, लेकिन सरकार जब भी बननी होती है तो ये देखा जाता है कि सरकार तो बना लो, चाहे इसके लिए जो दांव में लगाना हो। और इसीलिए कई बार हम देख रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर का विरोध भी किया जाता है और बीजेपी इस स्टैंड पे चलती रही है। अब बीजेपी से हम समझ लेते हैं, कांग्रेस ने तो कर्ज माफी का दांव चल दिया रविंद्र जी, अब आप लोग भी क्या उसी दांव पे आगे बढ़ेंगे? आप लोग के यहाँ तो कई ठो एक तरीके से बैरिकेड है कि इसके आगे नहीं जा सकते, सीमाएं हैं, उन सब सीमाओं को तोड़कर सत्ता प्राप्ति के लिए इसी तरीके के वादे आप लोगों के घोषणा पत्र में भी होंगे क्या रविंद्र जी? जी, ये प्रश्न मुझसे जी, मैं प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप लोग भी क्या इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? कुछ बड़ी सौगातें मिलेंगी क्या घोषणा पत्र में आप लोगों के? नहीं, आवाज नहीं आ रही। संपर्क करने की कोशिश करते हैं। रविंद्र जी को मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आप मिल रही है जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आप लोगों के घोषणा पत्र में भी कुछ इसी तरीके की चीजें होंगी जिससे सीधा फायदा होगा, सीधा फायदा देने वाली घोषणाएं रहेंगी क्या कांग्रेस की तरह बीजेपी के घोषणा पत्र में भी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, क्या कहते हैं, किसानों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से काम किया है। हमारा घोषणा पत्र भी बहुत अच्छे से आएगा। हमारी समिति का रिपोर्ट आ जाने दीजिए, हम सार्वजनिक घोषणा कर देंगे। हम भूपेश बघेल की तानाशाही जैसे अकेले घोषणा नहीं करेंगे। इंतजार कर लीजिए। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहुत अच्छा सोचा है, अभी भी सोचेंगे। और कुछ दिन की बात है, जब घोषणा पत्र आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, तो सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। हम ये अकेले का काम नहीं करेंगे, लेकिन किसानों को आश्वस्त करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
कांग्रेस की तुलना में बहुत अच्छा करेगी। कांग्रेस छद्म किसानों की साथी रही है, हमेशा अर्ध सत्य बोलती है। सबसे बड़ी बात क्या है, या तो झूठ बोल लो या सत्य बोल लो। कांग्रेस जो अर्ध सत्य बोलती है ना, वही सबसे बड़ा दुखद स्थिति होता, क्योंकि उन्होंने पूरा कर्ज माफी करके आधा कर्ज माफी किया, फिर ये झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, हम स्पष्ट क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर घोषणा पत्र बनाएंगे। हमारे में फरेब नहीं होगा, हमारे में भ्रमजाल नहीं होगा, हम स्पष्ट रखेंगे और पूरा उसको करके बताएंगे। चलिए एक आखिरी टिप्पणी अजय चंद्राकर जी की ले लेते हैं। अजय जी, इस तरीके के जो होड़ चलती है, उसने घोषणा की मैं भी कर दे रहा हूं, मैं भी सौगात दूंगा, वो भी सौगात देंगे, प्रदेश की क्या स्थिति होती है? एक न्यूट्रल लाइन क्या है? अर्थव्यवस्था के नियम क्या बोलते हैं इस तरीके के लिए? देखिए, अर्थशास्त्र तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार चलता है मोहन। आड़ा तिरछा चले तो फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि वेलफेयर स्टेट है हमारा कंट्री, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट समझ, लेकिन ये जो होड़ चल रही, एक स्टेट में तो 1 तोला सोना तक की बात आ रही है, तो इसे सिर्फ सत्ता में आने के लिए इस तरह की घोषणा होगी तो यह उचित नहीं है। क्योंकि अब जो मैं बार बार यहाँ पर आपके साथ संवाद कर रहा हूं मोहन जी, वो दौर बीत गया जब 8% का ग्रोथ होता था। अब जो परिस्थितियां हैं, इसमें जो ग्रोथ है 5.7 या 6% भी ग्रोथ कहते हैं, लेकिन महंगाई उसी के इक्विवेलेंट है। तो भारत में वास्तविक ग्रोथ माइनस है या फिर 0.1 है। तो इसमें ये सब जो आकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करना, और साथ ही साथ एक नई बात आपके साथ आपके चैनल में शेयर करूंगा। भारत सरकार इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में आ गई है, और बॉन्ड मार्केट में इस तरह का जो भी अधोसंरचना का या फिर लोक कल्याणकारी कार्यों का रिजल्ट उसमें देखा जाता है, वो फलदायी है तब स्वीकार है, और अगर फलदायी नहीं है या कोई प्रोजेक्ट भी लेट होता है तो हमारी छवि खराब होगी। और इंटरनेशनल मार्केट में अभी ये हो गया है, खासतौर से बॉन्ड मार्केट में, कि सब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। केंद्र सरकार को थोड़ा सा कम में मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो एक कठिन सब चुनौती है। लेकिन 25 लाख हजार करोड़ एक तरफ है और 10,000 करोड़ की बात है, वो भी 5 साल में एक बार। तो इसे तो दोनों पार्टियों की से यहाँ की किसान वर्ग और उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो तो वेलकम ही करेंगे। ठीक है, तो किसान तो वेलकम करेगा ही, और इसीलिए इस पूरे फैसले को, इस बड़े दांव को ब्रह्मास्त्र हम कह रहे हैं, क्योंकि अब तक जो स्थितियां थी वो प्रत्याशी के सामने प्रत्याशी का चुनाव होकर रह गई थी, लेकिन इसे कांग्रेस ने अपने पक्ष में करने के लिए एक बार फिर से किसानों को लेकर एक बड़ा दांव खेल दिया। ये दांव कितना सफल होगा, ये ब्रह्मास्त्र कहां जाके गिरेगा, क्या ये ब्रह्मास्त्र का कोई कार्ड भी है, इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा चुनाव परिणाम का। और कुछ दिन बाद घोषणा पत्र जब आएगा तो और इस पर विश्लेषण करेंगे। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर थे, उनका बहुत धन्यवाद। और चंद्रशेखर शुक्ला जी ने हमें समय दिया, उनका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद। आप लोग देखते रहिए TV 24, रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।